रेलवे, किसान, ट्रेवल, एमएसएमई, आम आदमी, बैंकिंग, राजकोषीय घाटा, 5G, कॉरपोरेटिव और क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों को बजट पे चर्चा करने के लिए जो बचा हुआ हिस्सा था, आज मैं उसे प्रारंभ करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, द स्टडी फॉर एम्बिशन से मैं रमेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि बजट में इन सब जो पॉइंट को मैं बताया हूँ, उनमें क्या ख़ास बात है, क्या निर्मला जी ने वो ख़ास चीज़ें दी हैं, उसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि वाक़ई में ये आपके लिए, देश के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए कितना उपयोगी है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहला है जो रेलवे, सबसे पहला रेलवे है और उस रेलवे पे देखते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेलवे के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने जो है गति शक्ति स्कीम या गति शक्ति एक प्रोग्राम के तहत जो है 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाएँगे। ये प्रोग्राम इनका है कि 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का ये प्रोग्राम जो है गति शक्ति स्कीम के तहत ये किया गया है। कार्गो का सेंस होता है कि जो वो परिवहन शुल्क होता है, परिवहन शुल्क अड्डा कह लीजिए, वो होता है कार्गो। तो ये 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का ये टारगेट रखा गया है कि 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएँगे अगले 3 साल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस पे जो खर्च है 107 लाख करोड़ का इस पे जो है खर्च रखा गया है। अगले 3 साल में इसको इतने खर्चों के द्वारा जो है ये आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत जो है सड़क और रेल परिवहन दोनों पे जो है इन दोनों को मिलाकर 16 मंत्रालयों को डिजिटल बनाने का ये टारगेट है। तो आइए चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 3 साल में 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएँगी। या ये भी एक टारगेट है कि अगले 3 साल में जो वंदे भारत ट्रेन, जो भारत की बहुत अच्छी ट्रेन मानी जाती है, उस ट्रेन की जो संख्या है वो बढ़ाकर 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी इंडिया में। इससे जो है भारत की जो ट्रेन की स्थिति है, स्पीड की स्थिति है, कम है, उसे काफ़ी जो है सुधार उसमें किया जाएगा वंदे भारत के अंतर्गत। सॉरी। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरी पॉइंट क्या है कि 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच का जो है कवच तकनीक का को कवर किया जाएगा। यानी कि इस रेलवे में इस बजट में 2022 के बजट में दिया गया है, इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच तकनीकी के माध्यम से, यानी कि इसके अंतर्गत ये है कि इसमें कई चीज़ें रहेंगी। पहली बात कि सुरक्षा रहेगी, स्पीड भी मिलेगी, नई-नई तकनीक सुविधा भी रहेगी और साथ-साथ में ये है कि इस नेटवर्क के माध्यम से टोटल जो है इस देश की जो है जनता को लाभ होना चाहिए, वो मिलेगा इसके माध्यम से। 2000 रेलवे जो स्पीड है 2000 किलोमीटर जो रेल नेटवर्क है, उसे बनाने के बाद। तो ये है इसका तीसरा पॉइंट। अगला चलते हैं किसान पे। किसान के संदर्भ में क्या-क्या मिला हुआ है? तो इसमें यह है कि डिजिटल सर्विस और ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ावा मिलेगा। यानी कि किसान का ये है कि जो इनकी जो सर्विसें हैं वो डिजिटलाइज़ किया जाएगा, एक चीज़। दूसरा जैविक जो है किसानी की जाएगी, मतलब जैविकी किसानी के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अधिक से अधिक जैविकी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अंतर्गत ये कंडीशन है, ये स्थिति आएगी। नेक्स्ट है एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसान के खाते में आएँगे। मतलब कि किसान के खाते में एमएसपी के माध्यम से 2.37 लाख करोड़ रुपए को देकर बढ़ावा दिया जाएगा इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि 1000 एलएमटी धान की खरीदारी की जाएगी। एलएमटी धान की खरीदारी जो है 1000
कि 1000 एलएमटी धान की खरीदारी भी इस पे टारगेट रखा गया है 2022 का। आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एमएसएमई। एमएसएमई जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत जो है क्या किया जाएगा कि उद्योगों का 5.54 लाख से बढ़कर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो उद्योगों को अधिक से अधिक उद्योगों पे फोकस डालने का टारगेट है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें जो है, इसमें ये नहीं है कि बड़े उद्योग, इसमें छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनको जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी सबको समेटने का कार्य इसमें किया जाएगा। इसमें यह है कि जो 5.54 लाख था उससे बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें एमएसएमई के माध्यम से इसको बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए 5 लाख में 5 साल में 6000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम किया गया है। यानी कि 6000 करोड़ 5 साल में अगले 6000 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम किया गया है एमएसएमई के लिए। यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत छोटे मध्यम जो उद्योग है उन सब उद्योगों पे ये सब खर्च करने की बात की गई है। अगला है सरकार की मदद से निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो निवेशक हैं उन निवेशकों को प्रेफरेंस देने की बात की गई है। यानी कि सरकार इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी और वो चाहेगी कि जो निवेशक हैं अधिक से अधिक जो है निवेश करें, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आए और अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। इसलिए निवेशकों को लुभावना भी और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ये सब ढील दी रही है और सरकार जो है इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, यात्रा यानी ट्रेवल पे देखा जाए 2022-23 में ई ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी। ई ट्रांसपोर्ट को 2022-23 में बढ़ावा देने की बात किया गया है। यानी कि 25,000 करोड़ जो वो है 25,000 किलोमीटर की जो है ये सब ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा। 25,000 किलोमीटर को बढ़ाएगा इसको आगे। और नेक्स्ट है कि RFID और बायोमेट्रिक पर कार्य करेगा। यानी कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इस ट्रेवल में RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस पे इसका फुल फॉर्म होता है RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये और बायोमेट्रिक पे ये अधिक से अधिक कार्य करेगा। इसका मतलब बायोमेट्रिक के बारे में अगर देखा जाए तो बायोमेट्रिक जो इंग्लिश के मतलब ये यद्यपि ये है यूनानी भाषा के 2 शब्द से बना हुआ है। बायोस और मैट्रोन से बना हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और मैट्रोन का अर्थ होता है मापन। यानी कि जीवन और मापन से संबंधित है। यानी कि इसको जो है बायोमेट्रिक और RFID के माध्यम से कार्य करेगा। ये हो गया यात्रा में। तीसरा है और लास्ट है ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रोचिप्स, मतलब वहाँ अब ये जो पासपोर्ट बनेंगे उन पासपोर्टों में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। माइक्रोचिप्स के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स के माध्यम से ये जो पासपोर्ट बनेगा, इससे जो है ट्रैकिंग में भी और काफ़ी इसमें पारदर्शिता रहेगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक झटके में इस ऐसे पासपोर्टों से जानकारी मिल जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है यात्रा से में 3 पॉइंट जो इस बजट में पेश किया गया है। आगे चलते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी के बारे में देखा जाए तो ये इनकम टैक्स में कोई स्लैब नहीं दिया गया है। इनकम टैक्स में कोई स्लैब नहीं दिया गया आम आदमी के लिए। और ये भी है
अब यहाँ से शुरू होता पहली पॉइंट इसमें, गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख किफ़ायती घर, मतलब गरीबों के लिए घर बनाने का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है सबको पक्का मकान देने का जो टारगेट किया गया है, उसी के अंतर्गत ये चीज़ है कि 48,000 करोड़ रुपए के 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख जो है किफ़ायती घर बनाने का ये टारगेट किया गया है और सबको मुहैया कराया जाएगा। इस बजट 2022 के बजट से ये है। नेक्स्ट, शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। यद्यपि कि शहरी पीएम आवास योजना सब हर जगह दिया जा रहा है, उसमें शहरी वालों को भी जो है इसको प्रीफर किया गया है और अधिक से अधिक इनको जो है ये आवास उपलब्ध कराने का टारगेट है। आगे 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग एटीएम की सुविधा है। कोर बैंकिंग का मतलब ये कि जो डाकघर हैं कुछ दिनों के बाद ऐसा मतलब लगने लगा था कि डाकघर का अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। ऐसे में जो है सरकार विशेष ध्यान देते हुए डाकघरों का जो है कार्य को अलग तरह से मोल्ड किया और कोर बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पे भी एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराने लगी है। कई जगहों पे ये कार्य प्रारंभ भी हो गए हैं और ये एटीएम की सुविधा के माध्यम से जो है वह डाकघर को फिर से एक तरह का जिंदा करने का टारगेट जिंदा कर दिया गया है और इनको कार्य सौंप दिया गया है। यानी कि 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है आम आदमी के लिए ये डाकघरों से संबंधित। आगे चलते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में देखते हैं क्या है। राज्यों को 1 लाख करोड़ का आर्थिक मदद दिया जाएगा। सिंपल है, राज्यों को आर्थिक मदद दिया ही जाता है, तो इसमें इस बार 1 लाख करोड़ का आर्थिक मदद दिया जाएगा। 2022-23 में कुल खर्चे 37.7 लाख करोड़ होगा। मतलब 2022-23 में जो ये बजट के अंतर्गत ये टारगेट किया गया है और जो ये 1 लाख करोड़ आर्थिक मदद दी जा रही है राज्यों को, इसको कैलकुलेट करके ये देखा गया तो 2022-23 में लगभग इसमें 37.7 लाख करोड़ का खर्च आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस रकम में राज्यों की इकोनॉमी मजबूत। ऐसे रकम में जो निर्मला सीता जी रमन हैं, ये कहती क्या है कि ऐसे में ये जो राज्यों का जो है इकोनॉमिक स्थिति जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। 1 लाख करोड़ अगर राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा तो ऐसे में जो है राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी और सुदृढ़ होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी मजबूत होती है। आगे चलते हैं राजकोषीय घाटा को देखते हैं। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा में देखा जाए तो यह घाटा 6.9 होने का अनुमान है। 6.9 होने का अनुमान है। पिछले वर्ष जो है ये 6.8 था। इसमें कुछ खास बताने की बात नहीं है। 6.9 इस बार अनुमान किया गया है और पिछले वर्ष 6.8 है। इसमें राजकोषीय घाटा में 8 था। अर्थव्यवस्था में 9.2 की दर से बढ़ोतरी की बात की गई है। यानी कि इस बजट में 9.2 की दर से बढ़ोतरी की बात की गई है, जहां पे कोरोना की महामारी पूरे देश को आर्थिक स्थिति से चरमराने पे मजबूत कर दी। वहीं पे भारत अपने आप को संभालते हुए 9.2 की बढ़ोतरी, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रही है, बजट में अब तक की सबसे ज़्यादा ये बढ़ोतरी रही है। ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से सरकार को जो है इस बारे में इस सराहना करनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं 5G सर्विस। 5G सर्विस के अंतर्गत यह है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। ये 2022 में 5G स्पेक्ट्रम जो हैं इन सब की नीलामी करने का टारगेट किया गया है। और आगे दूसरी पॉइंट है, इसी साल मोबाइल 5G तकनीकी को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। मोबाइल जो 5G की बात चल रही है उसको अब पूरी तरह से 2022 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे ज़्यादातर गांव जो है फाइबर ब्रॉडबैंकों से जोड़ दिए जाएंगे।
फाइबर ब्रॉड बैंकों का मतलब ये है कि एक तरह से आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे वाईफाई है, उसी तरह से फाइबर का ही एक रूप है। वाईफाई का ही एक पार्ट है फाइबर, और ये फाइबर जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल स्ट्रीम हो गया, बीएसएनएल हो गया, इस सब के सब जो फाइबर का को गाँव से पूरी तरह से जोड़ने का ये उद्देश्य रखा गया है या टारगेट किया गया है कि ज़्यादातर गाँव को फाइबर से ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, यानी इसमें भी जो टैक्सेशन से है, यह है कोऑपरेटिव टैक्सेशन में कि 18% से घटाकर इसमें 15% किया जाएगा। यानी कोऑपरेटिव को, सहकारिता को 18% से घटाकर इसे 15% का टारगेट रखा गया है। सरचार्ज में भी कटौती करते हुए इन्होंने जो है 12% से कम करके 7% पे ला दिया है, और 12% से कम करते हुए 7% अब होगा क्या सरचार्ज, इसका टैक्स जो है इसमें 12 से 7% हो जाएगा, और जो कोऑपरेटिव टैक्स है 18 से घटकर 15% कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्लीन एनर्जी। इस वीडियो का ये लास्ट जो है पॉइंट है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को देखा जाए तो ई वाहन की चार्जिंग की जगह बैटरी की अदला बदली करिए। मतलब इसमें यह है कि अब जो जितने भी ई वाहन, मोस्टली ई वाहन पे अब फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाएगा, बहुत सारे प्रदूषण को दूर किया जाएगा, साथ ही साथ जो है ऊर्जा का अलग तरह से इसका जो क्षरण होता है वो भी कम किया जाएगा। पेट्रोल की जो है शुद्धता की भी बात आएगी। तो इसमें ये किया गया है कि ई वाहन की चार्जिंग की जगह बैटरी की अदला बदली की जाएगी, एक चीज़। दूसरी, ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा और नॉन ब्लेंडेड पे सरचार्ज जोड़ा जाएगा। यानी कि ब्लेंडेड जो फ्यूल है, ब्लेंडेड फ्यूल का सेंस ये कि ऐसे पेट्रोल जिन पे जिसमें एथेनॉल की मात्रा जो है होगी, ब्लेंडेड फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा होगी, और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा नहीं होगी। तो ऐसे में ऐसे पेट्रोल जिसमें एथेनॉल की मात्रा होती है वो जो है ब्लेंडेड हो जाएंगे, नॉन ब्लेंडेड में जिसमें एथेनॉल की मात्रा नहीं होगी ऐसे हो जाएंगे। और जिनमें एथेनॉल की मात्रा होगी, जिसमें एथेनॉल की मात्रा होगी उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल यानी जिसमें एथेनॉल नहीं है उसमें 2 रुपये प्रति लीटर 2 रुपये प्रति लीटर ये टैक्स लगाया जाएगा या सरचार्ज लगाया जाएगा। तो ये इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिक से अधिक जो है या तो ब्लेंडेड फ्यूल हो या फिर ई वाहन की जो है चार्जिंग का, उसकी बैटरी की अदला बदली हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बजट का जो है पूरा हिस्सा जो बचा हुआ था उसको पूरा दिया हूँ, और ये बजट यहाँ समाप्त होता है। और मैं यही कहूँगा कि इसमें इससे अलग कहीं नहीं आएगा। बाकी जो है रिसेंट में आपको बैंक रेट, रेपो रेट, और जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा के और पॉइंट, जैसे राजकोषीय घाटा आपका 6.9 होने का अनुमान है, 6.8 था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अब अलग से एक आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इसको उचित समझेंगे कमेंट कीजिएगा, फिर वो वीडियो मैं दूंगा। और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।